बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुख्तसर नोटिस पे आप तशरीफ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर थोड़ी सी ये जगह दे दें, दूसरे दोस्तों को टाइम मिल जाए ताकि देखने का। देखिए, बात यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी थी और मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि फैसलाबाद जो कि एक टेक्सटाइल सिटी है, जहां पर लेबर से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की नब्ज़ भी यहीं से चलती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के किसान का दिल भी यहीं धड़कता है। तो फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक इम्तजाज यहां पर मौजूद है। आपके सामने जब ये गवर्नमेंट आई तो मुल्क बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था। आम शहरी जो है उसको इन चीज़ों की कई दफ़ा समझ इसलिए नहीं आती कि हुकूमतों को वोट इसीलिए दिए जाते हैं कि इन चीज़ों को हुकूमतें हल करें। आम शहरी जो घर में बैठा है वो तो अपने दाल रोटी के फिक्र में होता है, वो क्या जाने करंट अकाउंट खसारा क्या है। वो इसीलिए टैक्स अदा करता है कि उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनका जो वज़ीर आज़म हो, उनकी जो हुकूमत हो, वो उनके लिए ऐसी पॉलिसियां बनाए कि वो अक़वाम आलम के अंदर एक मुल्क ऐसा बने जो अपने लिए और अपनी आवाम के लिए एक ऐसी सहूलियात पैदा करे कि आवाम सुख के सांस के साथ रह सकें। जब हमें हुकूमत मिली तो आपको बार बार ट्विस्ट करके बातें बताई जाती हैं। हकीकत यह था कि मुल्क को कंगला कर दिया था, बिल्कुल दिवालिया के करीब थे। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, बोझ था हमारे ऊपर जो हमने अदा करना था। हमें यह बताया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ ये है। मैं साफ लफ्ज़ां दसन चाहना है कि जीडीपी ग्रोथ की हुंदी है। आपको एक तो मैं आज साफ लफ्ज़ों में जीडीपी ग्रोथ बताता हूं, दूसरा आपको जो मईशत की ग्रोथ रेट है उसकी कहानी इनकी बताता हूं कि ये करते क्या रहे हैं। अगर आप एक अपना घर है आपका 10 मरले का, आप कर्जा लेके उसके अंदर फ्रिज भी लें, बाथरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, आप उसके अंदर बेडरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, छत के ऊपर टैंकी भी बनाना शुरू कर दें, तो ग्रोथ तो नजर आएगी। घर में 2 कमरे भी और डाल दें, आपको जरूरत ना हो कमरों की, लेकिन आप कमरे डाल दें 2 और, तो ग्रोथ तो नजर आएगी कि यहां पर फल फूल रहा है, काम हो रहा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ है जो कर्जे लेकर ये काम किया जा रहा है? हमें एक ऑरेंज ट्रेन दे दी गई 200 अरब से ज्यादा की, आज 12 अरब उसका सालाना सब्सिडी देनी पड़ रही है, बाकी कर्जा और उसका सूद अलग है। तो ये थी वो ग्रोथ जो दिखाई जाती थी कर्जे लेके। करंट अकाउंट खसारा जैसे मैंने आपको बताया 20 अरब का। आज जब इमरान खान को तमाम चैलेंजेस मिले, जिसमें पहला चैलेंज चोरों का मिला अपोजिशन का, दूसरा चैलेंज जो पूरी दुनिया को मिला उसके साथ पाकिस्तान को भी मिला। पाकिस्तान के लिए वो चैलेंज इसलिए बड़ा है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां 6ठा मुल्क है और जो दूसरे बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से उनके रिसोर्सेज हमसे कहीं ज्यादा हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो चैलेंज था वो बड़ा यूनिक था, वो शायद दुनिया में एक बड़ा यूनिक चैलेंज था कि आबादी भी बड़ी थी, इकोनॉमी भी बैंकरप्ट की हुई थी इन्होंने। उसके बावजूद ना सिर्फ इकोनॉमी को संभाला दिया, अल्लाह के शुक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत, खास अनायत प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और कौम के ऊपर कि हमने कोविड को बहुत ही बेहतर मैनेज किया और हमारी कोविड का वो नुकसान नहीं हो सका। आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, तो जो परसों अदाद-ओ-शुमार आए हैं रिपोर्ट में वो आपके सामने हैं कि अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। और ये मामूली बात नहीं है, ये आम सालों में भी मामूली बात नहीं है जिस तरह का मुल्क दिवालिया किया गया था। लेकिन ये इस हालात में तो और भी इंपॉर्टेंट बात है
जब मुल्क को दिवालिया किया और ऊपर से कोरोना का इफेक्ट हो, फिर हमारे खिलाफ एक और वो जो चोर और डाकू हैं उन्होंने एक और काम शुरू किया, नकम्मे नालायक नाहल। इन्होंने एक बरतानिया से बंदा हायर किया, ट्यूशन पढ़ते हैं ना, जिसने इनको बताया कि अगर एक ही लफ्ज बार बार रिपीट करें तो लोगों के दिमाग में वो सरायत कर जाते हैं और लोग वो समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप याद करें तो इनके ये जितने भी तोता और मैना टेलीविजन पे आते थे वो एक ही बात करते थे, नकम्मे नलायक नाहल, और बार बार एक ही बात करते थे ताकि अवाम के दिमाग में ये झूठा इंप्रेशन दे दें। लेकिन अल्लाह अल हक है, जब सूरज चढ़ता है तो आपने जिस तरह की मर्जी ऐनकें लगाई हों, रोशनी आपकी आंखों के अंदर जाती है। इमरान खान वो लीडर है जिसने ना आपकी तरह 7-7 कैंप ऑफिस बनाए, ना 2200 के सिक्योरिटी गार्ड रखे, ना लाखों डॉलर के दौरे किए, एक एक पैसा बचाया, उसका हिसाब लिया और हिसाब दिया। 18 घंटे 24 घंटों में से काम किया, एक छुट्टी नहीं की, ईमानदारी की, किसी किस्म के फ्लैट्स नहीं बनाए। तो आप मुझे बताएं, जब लीडर मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, दिन रात काम कर रहा हो, ना चोरी कर रहा हो ना किसी और को करने दे रहा हो, तो ये तो फिर दुनिया के कानून के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। ये तो रब के इंसाफ के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। तो नतीजा तो आना था और आज आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, वो नतीजा आज आपके सामने है। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि फसल अब लहलहा रही है, मईशत वापस आ गई है। वही मईशत जो हम आपको 3 साल से बताते आ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल ये करके गए थे, हम आपको आज ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है डगर पे वापस गाड़ी आ गई है। बहुत मुश्किल काम था ये। जब ये शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे। ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है, अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा। इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी दोबारा से आगे यहां लीडर बन जाऊंगा। अब मैंने जैसे आपको ये कहा कि अल्लाह के कुछ असूल हैं। अल्लाह मियां जब इंसान मेहनत करता है और उसकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की जात फल देती है। और फिर जब आपका वजीर आजम एक सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा हो तो यह किस तरह मुमकिन है कि जो गरीब का दर्द करने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, 24 घंटे काम करता हो, अल्लाह उसकी पेशानी के ऊपर इज्जत ना लिखे? ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया की तारीख में अल्लाह ने कभी ऐसे नहीं किया, ये इस बार कैसे होना था? तो हम अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं, अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं। मुश्किल वक्त निकला, हाँ, अब इसके जो समरात आप तक पहुंचने हैं वो भी शुरू होंगे। पहली सूरत में हमने कहा कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जब आप फसल बोते हैं, उसको पानी देते हैं, गंदम की फसल निकलती है, वो लहलहा रही होती, तो आपके घर में अभी अनाज आता नहीं है, लेकिन आप जब अपने खेत में जाते हैं तो आपको अपनी फसल लहलहाती हुई नजर आ रही होती है। अब वो स्टेज है। दाने भी आपके घर आएंगे अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट 13% बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, देखिए आज कहां चल रही है। पावर लूम्स के नए यहां पर प्लांट लग रहे हैं। मेरे साथ बंदेशा साहब खड़े हैं, ये अपना एक नया लगा रहे हैं प्लांट। पावर लूम्स के नए प्लांट्स लग रहे हैं यहां पर। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ग्रोथ हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। आपने ये देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल सबसे ज्यादा हुई। मैं कुछ नंबर आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की सबसे ऊपर की स्टेज पे हैं। मार्च में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। इन चोरों के सारे जो 2 जमाने थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा, एक्सपोर्ट ऊपर गई। आपकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर गई। आपके 47,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया। करंट अकाउंट खसारा
جو 20 ارب کا چھوڑا تھا آج 1 ارب سرپلس میں ہے. آپ کے جو ذخائر تھے وہ 9 ارب ڈالر کے چھوڑ کے گئے تھے, آج 22 ارب ڈالر کے ہیں. مثلا آپ کے جو فورن ریزروز تھے, ذخائر تھے, وہ آج 22 ارب ہیں جو 9 ارب چھوڑ کے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مسلسل یہ 10واں مہینہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز, جو ایک میں بھی ہوں, میں بھی وہاں سے آیا ہوں, اوورسیز پاکستانی جن سے یہ پیسے تو لینا چاہتے ہیں لیکن ان چوروں نے ہمیشہ ان کی حب الوطنی پہ شک کیا, ایسے قانون بنائے کہ اوورسیز پاکستانی کو انتخابی عمل سے باہر کیا, نہ انہیں ووٹ دینے کا حق دیا, نہ انہیں الیکشن لڑنے کا حق دیا. جیسے وہ کوئی پرائے ہوں, وہ یہاں سے جاتے ہیں اپنا ذریعہ معاش کمانے کے لیے باہر, اور اس کے بعد ایک ایک پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں. ان اوورسیز پاکستانیوں نے, کیونکہ ایک شخص نے ہمیشہ ان کا احساس کیا, ایک لیڈر نے ہمیشہ ان کا احساس کیا, اور وہ لیڈر کون ہے؟ عمران خان. ایک لیڈر نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی پہ کبھی شک نہیں کیا, ہمیشہ کہا کہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا, اللہ کا انصاف ہے, جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات آپ کی جھولی خالی نہیں چھوڑتی, اور جب آپ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی جھولی اللہ میاں خالی چھوڑ دے. آج 10واں مہینہ ہے لگاتار. ایک تو وہ چور بیٹھا اوورسیز بنا ہے نا نواز شریف باہر جا کے, جو ادھر سے پیسے لے کے گیا ہے. آج 10واں مہینہ ہے لگاتار کہ اوورسیز پاکستانیوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں پاکستان میں پیسے بھیجنے کے. کبھی کوئی ڈوبتی اکانومی میں اپنا پیسہ بھیجتا ہے, کبھی کوئی بیٹھنے والے بینک میں اپنا پیسہ لگاتا ہے, نہیں لگاتا. اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ جن میں سکل ہے, جن میں دماغ ہے, جو باہر بیٹھے ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, 10واں مہینہ ہے انہوں نے پاکستان میں پیسہ بھیجنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آپ کے فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ 2 ارب ڈالر سے ہر مہینے اوپر رہے ہیں. یہ جو پچھلے 10 مہینے یہ کبھی نہیں ہوا. تو تمام چیزیں, آپ کی گروتھ 4% ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کے 1 ارب ڈالر سرپلس ہے, منافع ہے. آپ کی ترسیلات جو ہیں, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں وہ زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے, موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں. میرا نہیں خیال امیر آدمی موٹر سائیکل خریدتا ہے, غریب آدمی خریدتا ہے. کاریں زیادہ خرید رہے ہیں, ایک منٹ, کاریں زیادہ خرید رہے ہیں لوگ. کسان کو گنے کا پورا پیسہ ملا ہے, اس کی وجہ سے ٹریکٹروں کی 38% سیل زیادہ ہوئی ہے. کسان کو مکئی کا پورا پیسہ ملا, سرسوں کا پورا پیسہ ملا, کسان کو گندم کا پورا پیسہ ملا. گندم کی ایک وافر مقدار ہوئی. رمضان پہلا آیا جس کے اندر آپ کو ٹماٹروں کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, پیاز کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, سوائے چینی کے تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی, اور چینی کی قیمتیں بھی ہم نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال کے تمام خطرات کو مول لے کے, اس کو بھی اللہ کا شکر ہے سبسڈی دیے بغیر, جہاں پہ لے کے جانے کا دل تھا 150-60 وہاں پہ نہیں لے کے جانے دیا گیا. اور ماضی میں مثال آپ کے سامنے ہے, نون لیگ کے گورنمنٹ میں یہی چینی 140 روپے تک گئی تھی. ہم ابھی بھی اس کو نیچے لائیں گے, لیکن کچھ اعداد و شمار آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہوں. پوری دنیا میں تیل کی قیمت کورونا کی وجہ سے 178% بڑھی. ہمارے ملک میں یہ قیمت صرف 45% بڑھی. جو لوگ بار بار کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روپے کے ڈیپریسیشن ہونے کی وجہ سے غریب آدمی پہ اثر پڑا. اور ڈیپریشیٹ کیوں ہوا؟ ان چوروں کا وہ جو 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا ہوا تھا. لیکن یہ کہنا کہ دنیا کے موازنے میں یہاں زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, بالکل جھوٹ ہے. اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں, تیل کی قیمتوں میں 178% مہنگائی ہوئی ہے. پاکستان میں 45% ہوئی ہے. دنیا میں گندم میں 27% مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں 28% ہوئی ہے. دنیا کے ساتھ ہے, انوکھا کام نہیں ہوا. پاکستان میں دنیا میں جو چینی ہے اس کی قیمت میں 56%, یہ امپورٹنٹ بات ہے, چینی میں 56% پوری دنیا میں اضافہ ہوا قیمت میں. پاکستان میں
सिर्फ 18% उसके मुआवजे में ऊपर हुआ है। पूरी दुनिया में 76% कुकिंग ऑयल, ये जो आप घी खाते हैं, तेल खाते हैं, इसकी कीमतों में 76% इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान में वो इजाफा भी जो है वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं है। सो कहने का मतलब आपको ये है कि क्या आप उन चोरों की बातें सुनेंगे जो आपको अभी भी ये चाहते हैं? इन शैतानों के लिए अल्लाह ने सूरह नास भेजी थी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, इनके लिए भेजी थी ताकि शैतान आपके दिलों में वसवसे ना डाल सकें। ये वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते और चाहते क्या हैं? चाहते हैं यहां से भागना। आपने देख लिया कि वो शहबाज शरीफ जिसको शेरे पंजाब कहा जाता था, पंजाब स्पीड कहा जाता था, साडे पंजाबी कहते ने अड्डियां नूं थुक ला के भजना। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ के ਭਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, कभी एक अदालत ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कभी दूसरी अदालत ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर उन्होंने अदालतों से अब अपनी पिटीशन वापस ले ली है, क्योंकि पहले झूठ बोला था अदालत के साथ भी। तो इंशाअल्लाह जो हो गया, वो एक मकरी झूठा मरीज पहले निकल गया झूठ बोल के। हुण इत्थे एहतसाब करवाना पैना है। अब शहबाज शरीफ साहब यहां से नहीं जा सकेंगे, अब एहतसाब होगा, क्योंकि आपने एक दफा मोमन एक सुराग से 2 दफा डसा नहीं जाता। ये आप सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मोमन एक सुराग से 2 दफा डसा नहीं जाता। एक दफा नवाज शरीफ के झूठ और मकर से डसे गए, इंसानी हमदर्दी पे उस पर यकीन किया और वो बाहर जाके उन्होंने कोई और ही गुल खिलाए। अब शहबाज शरीफ साहब इस बार नहीं, इस बार तो इलाज इधर अलाइड हॉस्पिटल में होगा, सिविल हॉस्पिटल में होगा। जो आप इस अवाम के लिए छोड़ के गए और बना के गए, उन्हीं अस्पतालों में अब आपका इलाज होगा। आप कोई आला अरफा इंसान नहीं है कि ये कैमरा मैन, साहबी, मैं, ये दूसरे दोस्त यहां से इलाज कराएं और आप वहां से जाके इलाज करवाएं। आप हमारी तरह के इंसान हैं। अब इलाज आपका हर तरह का यही होगा। जो आपका सेहत का इलाज है वो भी यहां होगा, जो आपका दूसरा इलाज करने वाला है वो भी यहीं पे होगा। रही बात दूसरी, जो मरियम बीबी ने परसों एक नया शगुफा छोड़ा, मरियम साहबा के एक वहां फ्रंटमैन हैं, उनके वालिद के और उनके, नासिर भट्ट उनका नाम है, तबीयतन फ्राडी हैं और अक्सर फ्राड शराड मारते हैं दाएं बाएं। उन्होंने एक गाड़ी रेंज रोवर जो है वो किसी को जालसाजी से बेची। उस शख्स का नाम है मियां इमरान, जिसके साथ गाड़ी का जालसाजी का फ्रॉड किया। अब नासिर भट्ट ने क्योंकि कुछ फ्रॉड लाहौर में भी किए थे, उनको लगा कि उधर भी लाहौर ही है, क्योंकि लाम से लंदन, लाम से लाहौर, उनको लगा उत्थे भी काम चल जाना है। पर लाम नाल क्योंकि नवाज शरीफ ने लड़ लगे ने, तो उसलिए उन्होंने कहा इधर भी फ्रॉड में हाथ धो लो, जब मेरे लीडर करते हैं तो मैं भी कर लूं। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो मियां इमरान साहब थे, उनको पता था कि ये लाहौर नहीं, ये लंदन है, यहां अदालतों में तूल मुकदमे नहीं हो सकते। उन्होंने जाके अदालत में चले गए, ये फ्रॉड में मुझे गाड़ी बेची है। उसका क्या बना? अदालत ने कहा कि इनका घर बेच के नासिर भट्ट साहब का, और इनको इनका पैसा पे किया जाए, या जो भी अदालत ने फैसला किया वो तो अभी आ जाएंगी मालूमात उसकी। उस फैसले का जो इंफॉर्मेशन थी वो देने 4 लोग वहां पहुंचे, क्योंकि नासिर भट्ट साहब वहां रहते हैं, और इन्होंने कह दिया जी हमला हो गया। तो हम तो कहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब वहां पर इतने गैर महफूज हैं, तो आए अपने वतन में वापस लौटे, जिसमें आप हुकूमत करते रहें। हमारा आपसे वादा है, मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। पहले तो जेल में वैसे ही मुकम्मल सिक्योरिटी होगी, जब सजा पूरी कर लेंगे तो तब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में अवाम भी और पुलिस भी आपकी मुकम्मल हिफाजत करेगी। तो अगर आप एक गैर महफूज मुल्क में रह रहे हैं तो आप वहां ना रहें। और मेरा लंदन की हुकूमत को भी एक पैगाम है, ये जो टब्बर है इनकी आदत है, जो इन्हें इज्जत देता है, जो इन पे एहसान करता है, ये पहले उसी का बेड़ा गर्क करते हैं। ज़ियाउल हक मरहूम ने इन पे एहसान किया था, इन्होंने उसी को बाद में क्या कुछ किया, उसके बेटे के साथ क्या कुछ किया आपके सामने। उसके बाद जिसने इन पे एहसान किया आपने देख लिया इन्होंने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तानी कौम ने एहसान किया, उस टाइम की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इन पे एहसान किया। इन्होंने बाद में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान के बारे में क्या की, आपके सामने है। अब इन्होंने लंदन, मैं आपको, क्योंकि मैं
امریکہ میں رہا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کسی ملک کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا یہ امیج کہ وہاں سکون ہے, پیس ہے, کرائم نہیں ہے. اگر آپ کرائم کا, پیس کا, انتشار کا پیغام دیں تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, ٹورسٹ نہیں آتا. تو لندن والوں کو بھی مجھے اپیل ہے سفارت خانے کے تھرو کہ آپ سوچیں کہ یہ لوگ اب آپ کے ملک میں جھوٹے جب حملوں کا آپ کے اوپر الزام لگائیں گے تو کیا آپ کے ملک میں ٹورسٹ آئے گا خوف سے؟ وہ کہے گا وہاں تو حملے ہوتے پھر رہے ہیں لندن میں, ایک سابق وزیر اعظم پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم پہ بھی ہوں گے. تو اس لیے آپ نے ان پہ مہربانی کی تھی, انہیں پناہ دی تھی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, ضیاء الحق صاحب مرحوم اور باقی تمام لوگ جنہوں نے ان پہ احسان کیے تھے, انہوں نے تو خمیازہ پہلے ہی بھگت لیا ہے. اب لندن والوں کی باری ہے, انہوں نے انہیں رکھا تھا, اب وہ بھی خمیازہ بھگتیں گے. اور خمیازہ شروع ہو گیا کہ جھوٹے انتشار کی, جھوٹے حملے کی خبریں انہوں نے پھیلائیں. معاملہ فراڈ کا تھا, لوگ وہاں بتانے گئے تھے عدالت کے آرڈرز, اور انہوں نے کہہ دیا نواز شریف پہ حملہ ہوا ہے. تو عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہر بات میں صرف ایک بات ہوتی ہے اور وہ جھوٹ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. میں ایک بار پھر آخر پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے اکانومی اب پازیٹو ٹریک پہ ہے, تمام انڈیکیٹرز دکھا رہے ہیں کہ اکانومی پازیٹو ٹریک پہ ہے. اللہ کا شکر ہے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, اکانومی بھی ہوگی. اور اب پورا زور ہم نے کنسٹرکشن پہ پہلے لگایا, ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کیا, تمام لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی ہوگی. اب پورا زور انشاءاللہ زراعت پہ لگائیں گے, اپنے کسان کو اٹھائیں گے. آج میں اپنے گاؤں بھی جا رہا ہوں, وہاں پر سیم کا پرابلم ہے, پانی واٹر ٹیبل بہت اوپر آ گیا ہوا ہے. میرے بھائی, میرے کزنز, میرے گاؤں کے لوگ, انہوں نے میرے سے یہ بات کی تھی وہاں اسلام آباد آ کے. وزیر اعظم صاحب نے اس میں خصوصی توجہ لی ہے کیونکہ وہ زراعت میں خصوصی توجہ لے رہے ہیں. یہ ایک بڑے علاقے کا مسئلہ ہے, اس میں 25, 30, 40 گاؤں انوالو ہیں. ان کی خصوصی ہدایت کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پروجیکٹ اپروو ہوا ہے اور اگلے چند دن میں اس کے پیسے جو ہیں وہ ایشو ہو جائیں گے پنجاب گورنمنٹ سے. اس میں میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں میں وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جماں بخش صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہاں پر وہ ٹیوبل لگیں گے انشاءاللہ جلد, اور تاکہ وہاں پر وہ جو پانی ہے وہ نکلے, واٹر ٹیبل نیچے جائے اور کسان دوبارہ سے اپنی فصلیں جو ہیں وہ بو سکیں. آپ کے سوال جی. سر آپ نے کہا نتیجہ اب آ گیا ہے, سر آپ نے کہا نتیجہ اب آ گیا ہے, تو نتیجہ آنے میں کہیں زیادہ دیر تو نہیں ہوگی کیونکہ اب بجٹ آ رہا ہے, جہانگیر سنگھ صاحب کا ایک الگ گروپ بن چکا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ بجٹ پاس ہی نہ ہو جس میں آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور حکومت ہی چاہتی رہے. دیکھیے دو باتیں, آپ سب کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے پاکستان میں حکومت کیسے کی جاتی ہے. پاکستان میں حکومت کی جاتی ہے کچھ لے اور دے کے اصول پہ. آج سارے راضی رکھتے ہو, جہاں تمہیں گال کٹتا ہے تھی انہوں اس جیب چ کچھ کٹ کے دے دیتے ہو, جو دھمکی لگاتا ہے اسے اس جیب سے کٹ کر, کوئی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا, آپ اسے جناب اس والی جیب سے کچھ نکال کے دے دیتے ہو. عمران خان کو بھی بڑا اچھی طرح سے پتا ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے. پہلے دن سے کمپرومائز کرتے, بڑے آرام سے چلتی ہے حکومت. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا, ایک یہ ایسی شوق دیاں ونگاں پائیاں نے ہاتھ نہیں, شوق دیاں نہیں پائیاں, یہ اصول دیاں پائیاں نے. اگر آج عمران خان احتساب کی بات نہ کرے, اگر آج عمران خان این آر او دے, تو آپ یہ کہیں ہماری اپنی پارٹی, اپوزیشن والے بھی ووٹیں ٹھوکے ہمارے نام پہ. کیا پیپلز پارٹی نے نہیں ٹھوکی ووٹیں نون لیگ کی طرف؟ کیا نون لیگ نے نہیں ووٹیں ٹھوکی پیپلز پارٹی کی طرف اپنی اپنی حکومتوں میں؟ ان چوروں سے ووٹ لینا کون سا اوکھا ہے؟ ان کی تو قیمت ہی بڑی تھوڑی ہے. ان کی قیمت کون سا کوئی اصول ہے؟ ان کی قیمت تو پیسہ ہے. آپ پیسہ پھینکیں, این آر او دیں تو یہ آپ کو ووٹیں دیں گے. ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں, پیروں کے بھی لگائیں گے, یہ ماتھے پہ سیاہی لگا کے بھی ٹھوک دیں گے انگوٹھا. بات صرف اتنی ہے کہ کیا عمران خان کو پہلے دن سے نہیں پتا تھا کہ سکون سے حکومت کیسے کرنی ہے؟ کیا مجھے بتائیے ایک دن عمران خان کو انہوں نے سکون سے حکومت کرنے دی ہے؟ پہلے دن سے انہوں نے کس طریقے کا یہاں پر اضطراب رکھا, کورونا کے باوجود کتنی گندی سیاست کی انہوں نے. بڑا آسان تھا ہمارے لیے, ہم بھی قرضے لیتے, تنخواہیں بڑھاتے 40-40%, جیسے 6,000 امپلائی ڈال دیے. آپ نے سٹیل مل بند کر دی, آپ نے ریلوے کا پٹڑا نکال دیا, آپ نے پی آئی اے میں 650 ارب کا خسارہ ڈال دیا. ہم بھی بھرتیاں کرتے, تنخواہیں بڑھاتے, این آر او دیتے, ان کے ایم پی ایم این ایز کو خوش کرتے, تو کیا ہوتا؟
जनाब आज आप ये सवाल ही ना कर रहे होते तो हमें बिल्कुल अदराक है। हुकूमत कल जाती है, अभी 5 मिनट के बाद जाती है, अभी 2 साल के बाद जाती है, 2023 में पूरी मुद्दत पूरी करने के बाद जाती है। जिस लीडर को मैं जानता हूं और जिसके लिए मैं काम करता हूं, खुदा की कसम उसे जरा सी परवाह नहीं है। वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया था, आवाम की खिदमत करने के लिए आया था। जिस मोमेंट तक बैठे हैं इन चोरों का पीछा करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हुकूमत जाती है जाए, अपोजिशन में आके खिदमत करेंगे आवाम की। ये बात भी ध्यान में रखिए, आपने बंदे धूप में खड़े किए हुए, इंतहाई धूप है, ये भी ख्याल। चले मैं आगे आ जाता हूं। बैनुल अक़वामी मुजरिमों के लिए पूरी दुनिया में इंटरपोल के जरिए उनको पकड़ने का है, तो क्या हुकूमत ने पाकिस्तान के जो बाहर बैठे मुजरिम हैं आपके मुताबिक उनको अभी तक इंटरपोल के जरिए क्यों नहीं पकड़ने की कोशिश? इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं। और ये जो हमले वाला नासिर भट्ट नामी फ्रॉडिया जो है, उसके ऊपर जो हमले वाला इन्होंने बनाया है, ये मेरे ख्याल में बनाया ही इसलिए है कि अब वो वक्त करीब आ रहा है जब नवाज शरीफ साहब को वहां से डिपोर्ट करना, तो ये अब एक शाखसाना बनाया जाएगा कि उन पे कातलाना हमले हो रहे हैं तो उनको महफूज नहीं है तो उनको लंदन में रहने दिया जाए। तो ये आपका सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है और ये उसी का शाखसाना है ये जो हमला हो रहा है। एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद आपसे। सर ये बताइएगा कि अपोजिशन फिर इकट्ठी हो रही है, शहबाज शरीफ साहब एक शाइया रख रहे हैं, उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब बिलावल साहब को फिर दावत दी है, तो मरियम नवाज का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल है? बस अफसोस होता है, अपनी बाजी पे अफसोस होता है, इतनी मेहनत करके भी हमारे हाथ कुछ ना आया। तो मैं यही कहूंगा कि बाजी के लिए अफसरदगी है और कुछ नहीं। गिल साहब, शहजाद अकबर के बारे में जो इस वक्त तरीन की जमात है बनी हुई, उसका ग्रुप है, उसमें से चौहान ने कहा कि वो कादियानी हैं। आपकी सारी गुफ्तगू इसके मुस्तफा पर हुई है। ये बार बार शहजाद अकबर पर क्यों मसले उठ रहे हैं? आप ही के लोग क्यों उसके ईमान पर और उसके जो किरदार उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन तो कर सकती है? आपके अपने अंदर ये डिस्ट्रक्शन क्यों आ रही है? कभी राजा रियाज असम्बली में जाकर कौमी असम्बली में इमरान खान के पैरेलल पेश होगा, ये बातें क्यों हो रही है? डिस्ट्रक्शन किस हद तक है? अच्छा, 2 बातें। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, असी पिंडा दे रहने वाले, मैं ये नहीं कह रहा शहरों के रहने वालों का कोई फर्क है, लेकिन सिर्फ तो एक गल दस देना, असी गुनाहगार हैं, नमाज भी कई बार पूरी नहीं पढ़ पाते, और भी अल्लाह के अहकामात पूरे नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज़ हैगी है जिथे साडा मेच कोई नहीं हैगा, ना साडा मेल है, वो अल्लाह के शुक्र नाल सीना ठोक के कहने हैं, वो इश्के रसूल मुहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी साडा कितना भी गुनाहगार बंदा होए, वो अपने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ओदा दिल धड़कदा है। जो शहजाद अकबर हैं वो एक सही और अकीदा मुसलमान है। ये बकवास और गंद मेरे बारे में भी बोला गया था। जेड़ा भी मंजी पीढ़ी ठोकदा है किसी दी भी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ बकवास करन ਨੂੰ ਹੋਰ कोई कहे, मैं मादरत चाहना बकवास ਦਾ वर्ड, बट ਇਹ बकवास है ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ बकवास करन ਨੂੰ ਜਦੋਂ कोई गल नहीं रह जाती तो वो फिर उसके ईमान के ऊपर उंगली उठाता है। मैं शहजाद अकबर साहब को जितना जानता हूं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम है, एक मुसलमान है, और शर्म आनी चाहिए जो उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया ज़ाती तौर पर कि ये इल्ज़ाम झूठा है, और जब उन्होंने बताया तो एक मुसलमान के तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबके सामने ये गवाही दूं। तो इसलिए ये घटिया बात है, जिसने भी की है उसको ये मैं मशवरा दूंगा कि वो ये सब गोल पिए, दबा के पानी पिए, कुछ शर्म करें, और हो सकता है वो गलाजत उनके अंदर से निकले और घटियापन उनका कम हो। सियासत करें, ऐसी घटिया बातें ना करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।